आज का मेरा टॉपिक है ब्लीडिंग पर रेक्टम कि रेक्टम से जो है वो ब्लीडिंग होती है और पेशेंट इस कंडीशन के साथ जो है अगर प्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास जो है वो कौन-कौन से ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वज़ह से कंडीशन डेवलप होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग के टाइम जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि जब एक पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास फ्रेश ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ, तो उससे सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि जो ब्लीडिंग है वो डेफिकेशन के प्रोसेस से पहले या दौरान या फिर डेफिकेशन के बाद जो है वो होती है और ये जो ब्लड होता है ये मिक्स्ड होता है स्टूल्स के साथ या फिर साइड्स स्टूल की साइड्स पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर यही हम पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उससे भी जो है हमारे पास जो है वो डायग्नोसिस बनाना आसान हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो किन-किन कंडीशन में जो है हमारे पास ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट कर सकता है, तो उसमें आ जाता है हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, कोलोन पॉलिप्स, इसके अलावा हेमराइड्स है, एनल फिशर है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिज़ीज़ एंड एट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन है, इस्कीमिक कोलाइटिस है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहा है, तो ना सिर्फ़ उसके रेक्टम से के थ्रू फ्लश ब्लड जो है वो आएगा, बल्कि बॉडी के डिफरेंट साइड से जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो पेशेंट की इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा रैपिड ट्रांज़िट हो सकता है अपर इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का। बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो जब अपर जीआईटी ब्लीडिंग होती है तो वो प्रेज़ेंट करती है या तो हेमाटोमेसिस के फॉर्म में या फिर मेलिना के फॉर्म में। लेकिन अगर यही ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव हो, रैपिड ट्रांज़िट के साथ हो, तो बाज़ औक़ात जो है वो पेशेंट ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कार्सिनोमा ऑफ कोलोन की, जो कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इसमें कॉज़ है। तो अगर पेशेंट जो है ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ रहा है, तो उसके क्या-क्या एसोसिएटेड साइन सिम्पटम होंगे जिसकी बेसिस पे हम जो है वो प्रोविज़नल डायग्नोसिस बना सकते हैं कार्सिनोमा ऑफ कोलोन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं। रिस्क फैक्टर ये है कि बेसिकली ये कॉमन है ओल्ड एज में और ऐसे पेशेंट्स में इसका इंसिडेंस रेट हाई है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहे हों या फिर फ़ेमिलियल पोलिपोसिस हो उनको कोलोन का। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है बिनाइन एडिनोमेटस पॉलिप की, जो कि बहुत कॉमन है और ये यंग एज में देखा जा सकता है इन केस ऑफ एडिनोमेटस पॉलिप। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कार्सिनोमा ऑफ कोलोन की, तो इसमें एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ रहा है और उसके साथ-साथ उसमें जो है वो टेनिस्मस की भी जो है वो क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन है टेनिस्मस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड कोलोन के कार्सिनोमा की, तो उसकी भी कुछ जो है हमारे पास ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स होती हैं जिसकी बेसिस पे हम ये प्रोविज़नल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आइदर इस पेशेंट को कार्सिनोमा ऑफ कोलोन तो नहीं है। तो फर्स्ट वन आ जाता है हमारे पास इसका रिस्क फैक्टर है कि एनीबॉडी अबव द एज ऑफ 40 एंड सेकंड थिंग हमारे पास जो आ जाती है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो ये है कि पेशेंट जो है वो परसिस्टेंट चेंज आ रही होती है उसकी बाउल हैबिट्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और या तो पेशेंट इसमें जो चेंजिंग पैटर्न्स होते हैं इसमें जो है पेशेंट कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, तो ये ऑल्टर्ड हैबिट्स होती हैं बॉल की। इसके अलावा क्या होता है कि जो ब्लीडिंग पर रेक्टम, तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहें कि अगर ये पेशेंट अगर ये पेशेंट कार्सिनोमा ऑफ कोलोन का है, तो इसके राइट कोलोन में कार्सिनोजेनिक चेंजेस आ रही हैं या फिर लेफ्ट में। तो अगर लेफ्ट कोलोन में कार्सिनोमा प्रेज़ेंट है, तो पेशेंट जो है वो प्रेज़ेंट करेगा एक्यूट या सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, जो कि मैनिफेस्ट करेगी इन टर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉलिकी पेन। ब्लीडिंग भी कॉमन होगी इस केस में। और अगर हम बात करते हैं राइट कोलोन की कार्सिनोमा की, तो ये बेसिकली प्रेज़ेंट करता है पेशेंट एनीमिया के साथ, और ये जो एनीमिया होता है ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, क्योंकि एक तरफ आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है और आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है। दूसरा ये होता है कि वेट लॉस के साथ पेशेंट और अल्टर्ड बाउल हैबिट्स के साथ जो है वो पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा, जिसमें आ जाता है हमारे पास डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा साइन जो है वो हमारे पास ये है कि पेशेंट पेल होगा एंड ही मे बी वेस्टेड इन लेटर स्टेजेस, और अपॉन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो रेक्टल ट्यूमर जो है वो यूजुअली पैल्पेबल होते हैं,
और मैस में भी पैल्पेबल ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पैल्पेबल होगा, तो इन केस ऑफ लेफ्ट कोलोन जिसमें हमने देखा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई भी होगी और सब एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आ जाता है कि एचबी लेवल जो है वो ऐसे पेशेंट्स का लो होगा, और एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इनमें ईएसआर रेज होगा क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से। इसके अलावा जब हम बेरियम एनीमा करवाते हैं ऐसे पेशेंट में, तो वो फिलिंग डिफेक्ट शो करता है। अगर हम बात करते हैं मज़ीद इसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें हमारे पास आ जाती है प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, जो कि शो करेंगी हमारे पास लीजन्स को। और इसका जो डायग्नोसिस होगा वो फाइनलाइज हम करते हैं बायोप्सी के थ्रू, क्योंकि इन प्रोसीजर्स के दौरान जो हम सैंपल लेते हैं उन सैंपल को फिर हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और बायोप्सी जो है वही एक हमारे पास जो है रिलायबल इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोज करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। तो इसलिए जो है वो जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट ऐसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहे हो, तो वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अपनी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोलिप्स ऑफ कोलोन है। तो इसमें ये बेसिकली जो है वो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम की। और ये ज़्यादा पाकिस्तान में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन ये बेसिकली इसमें होता ये है कि स्टार्टिंग में ये जो पॉलिप्स बनते हैं ये बेनाइन होते हैं, लेकिन बाद में जो है ये मैलिग्नेंट बन जाते हैं। और ये फेमिलियल पॉलीपोसिस कोलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टीपल पॉलिप्स बन जाते हैं कोलोन में। और जिस पेशेंट को ये पॉलिप्स होंगे इसमें 100% चांसेस होते हैं कि रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। तो अगर पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ रहा है और उसको मज़ीद कोई भी किसी भी किस्म की कोई और फिजिकल सिम्टम वो शो नहीं कर रहा, मतलब ना उसको पेन है, ना उसको हम ये कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ना ही ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, मतलब कोई भी उसको जो है वो फिजिकल सिम्टम्स नहीं आ रही एक्सेप्ट ब्लीडिंग पर रेक्टम। और तो इसमें हम ये कहते हैं कि इस पेशेंट को पॉलिप्स हो सकते हैं। अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस हम बना सकते हैं पॉलिप्स ऑफ कोलोन का, और इसको फर्दर हम कंफर्म करते हैं बेरियम एनीमा के थ्रू। और सेम उन्हीं हम रिपीट करते हैं इन्वेस्टिगेशन जो कि हम कार्सिनोमा ऑफ कोलोन के लिए करते हैं। बायोप्सी इसलिए हम करते हैं कि चाहे पेशेंट आपके पास आ रहा है ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ, तो आपने उसको मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवानी है, ताकि कोई चांस ना रहे, या अगर कोई प्री कैंसरस सेल की ग्रोथ है तो उसको टाइमली देखा जा सके और उसको मैनेज किया जा सके। तो ये हमारे पास 2 कॉजेज़ थे जिसको मैंने आज डिस्कस किया है कि अगर पेशेंट ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ रहा है तो कार्सिनोमा ऑफ कोलोन के साथ, तो ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ-साथ और कौन से एसोसिएटेड सिम्पटम जो है वो प्रेज़ेंट करेगा। और इसी तरह जो है वो अगर पॉलिप्स के साथ है तो उसको सिवाय ब्लीडिंग पर रेक्टम के कोई और फिज़िकल सिम्पटम जो है वो शो नहीं होगी। सो दैट वाज़ अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट ब्लीडिंग per rectum. In later lecture, I will discuss about the other causes of bleeding per rectum. So, thank you.